ओके। तो कल जो हमने बात की थी, आवाज नहीं करेगा कोई भी, कल हमने बात की थी राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के बारे में, जिसमें हमने राज्यपाल की अपॉइंटमेंट के बारे में बात की, उसके वेतन भत्तों के बारे में बात की, हमने उसके कार्यकाल के बारे में बात की, उसके अलावा राज्यपाल को जो विशेष सुविधाएं मिलती हैं, न्यायिक सुविधाएं, उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की पावर्स और शक्तियां या कार्य के बारे में। तो जैसा कि हमने कल बात की, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल राज्य का प्रमुख माना जाता है। और जिस प्रकार की शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उसी प्रकार की शक्तियां राज्य में राज्यपाल को प्राप्त हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डी बसु की बात करें तो डी बसु क्या कहते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां मेरे स्क्रीन नहीं आ रही मेरे वाली, एक मिनट दोबारा करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, अब मैं वो टॉपिक निकालूं। अब देखिए, अब माइक ऑफ करें सारे। तो राज्यपाल की शक्तियों की अगर बात करें तो जैसा कि हमने कल बात की, ये माइक ऑफ करें। जैसे कि हमने कल बात की राज्यपाल के बारे में, उससे आगे शक्तियों की बात करेंगे। तो शक्तियों की अगर बात करें तो राज्यपाल को ठीक उसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जिस प्रकार की राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य में करता है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सेंटर में करता है। जैसे कि स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, डी बसु बोलते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ डिप्लोमेटिक, सैनिक और इमरजेंसी पावर को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल भी करते हैं, राज्य के अंदर राष्ट्रपति के समान है। तो राज्यपाल की शक्तियों को अगर बांटा जाए तो हम इनको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं: कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, उसके बाद अन्य शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो एक प्रकार से कानून, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को चलाने से जो संबंधित शक्तियां होती हैं। तो कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका शक्तियों में अगर हम देखें तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके तहत राज्यपाल मतलब या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी आते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसके तहत हम कहते हैं कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियां प्रशासन चलाने से संबंधित जो शक्तियां होती हैं, मुख्य रूप से उनकी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल जिस प्रकार राज्य का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है और उसके नाम से सारा शासन चलाया जाता है और मुख्य रूप से उस शासन को चलाने का काम कौन करता है? जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उस प्रशासन को चलाने का काम करते हैं। जैसे कि कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल राज्य के जो भी कार्य होते हैं उनको मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उनकी सहायता से उनके परामर्श के अनुसार करता है और वह उनकी सहायता और परामर्श के अनुसार ही अपने डिसीजंस और निर्णय लेता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है,
कार्यपालिका शक्तियों के तहत और उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। उसके बाद वह अपने कार्य को सुविधापूर्वक चला सके उसके लिए जो भी अन्य मंत्री हैं उनके लिए नियम वगैरह बनाता है, उनको कि मंत्री जिन नियमों के तहत काम करेंगे उस हिसाब से। राज्यपाल किसी भी मंत्रिपरिषद के पास किसी भी मंत्री के निर्णय को, मान लो कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है, उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार विमर्श करने के लिए राज्यपाल भेज सकता है। और राज्यपाल को, जैसे आसाम की बात करें या जो 7 सिस्टर स्टेट है वहाँ पे आसाम है, सिक्किम वगैरह है, वहाँ के राज्यपाल को विशेष अधिकार और छूट दी गई है कि वहाँ पे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ जो हैं उनका ध्यान रखने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके अलावा राज्यपाल राज्य के अंदर जो एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ, अभी आ रही है? जहाँ पे आवाज की प्रॉब्लम है, हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत हो उनके यहाँ। ओके। उसके अलावा मान लो जो राज्य के अंदर राज्य का एडवोकेट जनरल हुआ, जो राज्य में लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष हुए, या जो है राज्य वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष हुए, या यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वीसी वगैरह होते हैं उन सब की अपॉइंटमेंट और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की सहायता से या राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भी राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श करता है, विचार विमर्श करता है। तो मुख्य रूप से अगर कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो हम इन 4-5 बातों के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार अपने काम करता है, उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्य का शासन सही चले, सावधानी सुविधापूर्वक चले, ये ध्यान रखना और इसके लिए नियम बनाने का काम राज्यपाल का होता है। कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार का जो फैसला लेता है उस फैसले पर मंत्रिपरिषद को विचार विमर्श करने के लिए राज्यपाल उस फैसले को भेज सकता है। उसके अलावा आसाम की बात करें या 7 सिस्टर स्टेट में 1-2 स्टेट और उनकी बात करें तो वहाँ पे राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं कि वहाँ पे जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं उनके लिए राज्यपाल विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उनका ध्यान रखने के लिए। उसके अलावा राज्य के अंदर जो अन्य नियुक्तियाँ होती हैं जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, उसके अलावा राज्य के अंदर मान लो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके अंदर वीसी वगैरह हो गए, उन सब की नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के साथ परामर्श के अनुसार करता है। तो इस प्रकार से, और राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो राज्यपाल के साथ भी परामर्श करता है। तो इस प्रकार से इन शक्तियों को राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत या इन कामों को कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं। उसके अलावा राज्यपाल को जो 7 सिस्टर स्टेट होते हैं जिसमें आसाम हुआ, सिक्किम हुआ, उनके संबंध में कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां दी गई है। अपने उन्हीं अधिकार और शक्तियों के तहत वहाँ पे राज्यपाल को कुछ ज़्यादा पावर्स या शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियाँ कौन सी होती हैं? विधायी शक्तियों में वो शक्तियाँ आती हैं जो एक प्रकार से कानून निर्माण करने से संबंधित होती हैं। जैसे कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार जो विधानसभा है उसको समय से पहले भी भंग कर सकता है, और राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन कम से कम 1 वर्ष में 1 बार अधिवेशन अवश्य बुलाता है। और जो भी विधानसभाओं के अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन की समाप्ति जिस दिन होती है, खत्म होते हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर अधिवेशन बुलाना अवश्य होता है। तो इसलिए
एक वर्ष में कम से कम 2 बार विधानसभाओं के अधिवेशन राज्यपाल को बुलाना चाहिए और बुला सकता है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आवाज यहाँ पे नेटवर्क तो ठीक है। कोई नहीं, मैं ये जो अपन लेक्चर दे रहे हैं इसको मैं मान लो जो लेक्चर मतलब अब कर रहे हैं हम, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसका बाद में यूट्यूब पे मतलब अपलोड करके और आपको ये वीडियो भी भेज दूँ। मान लो किसी को अगर अब समझ नहीं आ रही तो बाद में अगर वो सुनना चाहे तो सुन सकता है। उसके बाद राज्यपाल को ये भी अधिकार होता है कि जब चुनाव के समय विधान पालिका के जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं उसके सामने मतलब पूरे साल के कार्यक्रम आदि का वर्णन करता है, और विधानमंडल के पहला जो अधिवेशन होता है उसमें राज्यपाल के द्वारा भाषण दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन में अपना भाषण देता है। उसके अलावा राज्य विधानमंडल जो भी बिल पास करता है, जो भी प्रस्ताव राज्य विधानमंडल में लाया जाता है, उस प्रकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाता है। यानी कि विधानमंडल अगर किसी प्रस्ताव को पास कर दे, किसी बिल को पास कर दे और उसके बाद राज्यपाल के पास वो स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राज्यपाल की अनुमति और स्वीकृति के बाद ही वो किसी कानून का रूप लेता है और कानून के रूप में उसे लागू किया जाता है। किसी भी प्रस्ताव को राज्यपाल दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार विधानमंडल उसी प्रस्ताव को उसी रूप में भेज दे तो राज्यपाल को उस प्रस्ताव पर अनुमति देनी होती है। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनकी स्वीकृति के लिए राज्यपाल उनको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो प्रस्ताव पास हो सकते हैं, और जो धन बिल होते हैं उनके ऊपर भी राज्यपाल मतलब स्वीकृति देता है, और राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कोई बिल मतलब विधानसभा में धन बिल प्रेजेंट किया जा सकता है या पास हो सकता है। उसके अलावा ऐसे कई स्टेट हैं भारत में, 7 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद 6 राज्य हैं जहाँ पे 2 सदनीय विधानमंडल है। तो वहाँ पे जो दूसरा सदन है उस सदन में कुछ सदस्यों को समाज सेवा के आधार पर या कुछ विशेष योग्यता के आधार पर राज्यपाल वहाँ पे कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है या कुछ सदस्यों की नियुक्ति वहाँ भी करता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि राज्य विधानसभा का अधिवेशन नहीं होता, तो जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता उस समय राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अध्यादेश ठीक उसी प्रकार राज्य में कानून के रूप में काम करेगा जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश देश में कानून के रूप में काम करता है। और जैसे ही विधानसभा का अधिवेशन होता है, विधानसभा का अधिवेशन होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानसभा के द्वारा उसे पास करवाना होता है। और ये हमें पता है कि 6 महीने से ज़्यादा समय तक विधानसभा भंग नहीं रह सकती। तो इस हिसाब से हम कहें तो राज्यपाल का जो है अध्यादेश वो 6 सप्ताह प्लस 6 महीने यानी कि लगभग 7.5 महीने तक कानून के रूप में रह सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति का अध्यादेश 7.5 महीने तक कानून के रूप में रह सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग और राज्यपाल आर्टिकल 213 के अनुसार। उसके अलावा राज्यपाल को जो है मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा कुशलतापूर्वक काम चलाने के लिए अपने कुछ निर्णय करने का अधिकार है, और 42वें संशोधन के अनुसार राज्यपाल को ये शक्तियां दी गई हैं जिससे वो मंत्रिमंडल से उनके कार्य काम की रिपोर्ट आदि मांग सकता है। उसके अलावा राज्यपाल के द्वारा जो भी विधानसभा या विधान परिषद होती है उसके अंदर सभापति और उप सभापति का पद खाली होने पर विधान परिषद की अध्यक्षता करने का काम भी राज्यपाल का होता है, या उप सभापति को वो कह सकता है अध्यक्षता करने के लिए या किसी की नियुक्ति कर सकता है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी धन बिल जो होता है वो राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति और सिफारिश के बगैर
विधानसभा में धन बिल नहीं लाया जा सकता। उसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक बजट पेश होता है वो वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श के अनुसार वित्त मंत्री अपना वार्षिक बजट पेश करता है। और उसके अलावा राज्यपाल बजट के समय किसी भी प्रकार के अनुदान की भी मांग कर सकता है। उसके साथ साथ राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, कंटीजेंसी फंड होता है, उसके ऊपर भी राज्यपाल का नियंत्रण होता है। और यदि संकट काल की परिस्थिति होती है, आवश्यकता पड़ने पर उस कंटीजेंसी फंड से आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर सकता है और राज्य के ऊपर खर्च किया जा सकता है। उसके पश्चात विधानसभा से उसकी स्वीकृति ले सकता है राज्यपाल। उसके बाद है न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास ठीक उसी प्रकार से राज्य के अंदर न्यायिक शक्तियां हैं जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन राज्यपाल केवल कुछ मामलों में मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ सलाह करता है, विचार विमर्श करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद जो प्रमोशन होती है, पदोन्नति होती है, वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा राज्यपाल राज्य के अंदर कानून के समक्ष किसी को अगर कोई सज़ा मिली है तो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, घटा सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। और उसमें क्या है कि वो 5 चीज़ें कर सकता है। पहले अक्षमा के तहत राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जो भी सज़ा मिली है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, जो राष्ट्रपति के पास पावर है उस हिसाब से। उसके बाद लघुकरण में क्या है कि किसी पर व्यक्ति को कोई सज़ा मिली है, उसके स्थान पर उसके मतलब जो सज़ा मिली है उसकी प्रकृति को चेंज किया जा सकता है। मान लो किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको उम्र कैद हो सकती है, किसी को मतलब साधारण कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में डाला जा सकता है। उसके अलावा परिहार, उसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्यपाल किसी की सज़ा के टाइम को, ड्यूरेशन को कम कर सकता है। जैसे कि किसी को 10 वर्ष की सज़ा है तो उसको कम करके 5 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष ऐसे कर सकता है। राहत के अंतर्गत क्या आता है? राहत के अंतर्गत क्या आता है कि किसी व्यक्ति को जो सज़ा मिली है उसे राज्यपाल के द्वारा विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है, विशेष परिस्थितियों में उस सज़ा को कम किया जा सकता है। और प्रतिलंबन में आता है कि किसी विशेष कारणों से किसी की सज़ा को मतलब मान लो किसी को जेल में जाने का या सज़ा भुगतने का टाइम मान लो अभी शुरू होता है, आज से शुरू होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी उस टाइम को 1 महीने बाद वो सज़ा शुरू हो सकती है, 10 दिन बाद हो सकती है, 15 दिन बाद हो सकती है। ऐसा भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड या मतलब मृत्यु की सज़ा या को माफ़ नहीं कर सकता। वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को या मृत्यु की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ये तो वो शक्तियाँ हो गई जो महत्वपूर्ण कुछ शक्तियाँ हैं। उसके अलावा अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसमें राज्यपाल को कुछ स्वैच्छिक अधिकार है। जैसे कि आसाम के अंदर राज्यपाल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकार रखता है। तो सिक्किम के अंदर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार रखता है। और केंद्र सरकार के साथ समय समय पर राज्य की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में राज्यपाल रिपोर्ट आदि देता रहता है। अगर राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ठीक से काम ना करे तो राष्ट्रपति को उसके बारे में सलाह देता है और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल रिपोर्ट भी दे सकता है। तो ये उसके अन्य कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से राज्यपाल की शक्तियों की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की उसी प्रकार की शक्तियां हैं जिस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास संकटकालीन शक्तियां नहीं हैं और कूटनीतिक शक्तियां नहीं हैं। उसके अलावा अन्य शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के समान ही राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे इसकी शक्तियों के बारे में बात। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारा अगला जो टॉपिक है यूनिट 3 वो शुरू करेंगे। तीसरी यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वहाँ से बात करेंगे।